हेलो बच्चों, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मोशन इन प्लेन। इस लेक्चर में हम मोशन इन प्लेन का कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला सीखेंगे जो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्लेन क्या होता है। तो अगर बिल्कुल ही सिंपल वर्ड में बोलें तो एक फ्लैट सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड जो है वो एक वर्टिकल प्लेन है, ये फ्लोर जो है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर हम एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस भी लें तो वो भी प्लेन हो जाएगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन है, फ्लैट सरफेस है, तो वो भी प्लेन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किसी प्लेन में किसी पॉइंट या किसी पार्टिकल के पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए एक बोर्ड जो है वो एक प्लेन है और इस प्लेन में हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, एक ये और एक दूसरा ये, और इसका नाम रखते हैं हम एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन में अगर हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, एक्स वाई एक्सिस नाम दे दिया, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन में एक पॉइंट है कोई P, तो इस पॉइंट P के पोजीशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक हम इस पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स से के थ्रू और दूसरा उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के थ्रू। तो सबसे पहले समझते हैं कि पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो सपोज अगर हमने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया एक्स एक्सिस पर, और अगर ये लेंथ x है, 5, 10 कुछ भी हो सकता है, सिंबल हम रखते हैं x, और इसी पॉइंट P से अगर हमने y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाला और ये जहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है वो डिस्टेंस अगर y है, 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है, तो इस पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट डिफाइन होता है x, y। मतलब ये पॉइंट जो है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर वो x एक्सिस और y एक्सिस को ओरिजिन से कितने कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, वही उस पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट समझना आसान था। अब देखिए ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ये x है तो ये भी x है। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट इस तरह से निकालेंगे और इसी पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो अगर हम O से P एक स्ट्रेट लाइन खींच दें तो O से ओरिजिन से पॉइंट P को मिलने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसी को हम पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। इसको जनरली R से डिनोट किया जाता है। अब इस R वेक्टर को, ये R एक वेक्टर है और वो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और प्लस वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म में उसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इस वेक्टर को हम वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर R जो हो जाएगा वो इस R का x कंपोनेंट x है और इसका y कंपोनेंट y है। तो R को हम लिखेंगे x i कैप प्लस y j कैप। ये वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि R का जो इफेक्टिव लेंथ अलोंग x एक्सिस है वो x है, R का जो इफेक्टिव लेंथ अलोंग y एक्सिस है वो y है, जिसको कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो R का x कंपोनेंट i कैप प्लस R का y कंपोनेंट j कैप, हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये x जो है वो बेस अगर होगा तो y परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस लगाएं तो r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इस वेक्टर r यानी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको स्मॉल r से डिनोट करेंगे वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक वेक्टर है, इसका हमने इक्वेशन लिखा, इसका हमने मैग्नीट्यूड लिखा। अब डायरेक्शन भी हमको लिखना पड़ेगा। तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हम अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताएं, यानी हम ये बताएं कि ये पोजीशन वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे tan थीटा जो हो जाएगा इस ट्राइंगल में वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर के लिए 3
इक्वेशन याद रखेंगे कि हम किसी पार्टिकल के या किसी पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट के थ्रू उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है। तो ये पहला टॉपिक था, पहला पॉइंट था कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन। ठीक है, अब सेकेंड चीज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन। तो देखिए वही पिक्चर फिर से बनाते हैं। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कोई पार्टिकल जो है वो पहले पॉइंट ए पर है, उसका कोऑर्डिनेट जो है वो x1, y1 है, और उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो r1 है। ठीक है, और थोड़ा देर के बाद पता चला कि वो पार्टिकल यहाँ आ गया और ये पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और इस पॉइंट B का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे पार्टिकल था A पर और थोड़ा देर के बाद यहाँ पहुँच गया t टाइम के बाद, तो A से B के अलोंग जो स्ट्रेट लेंथ हुआ वही तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसको हम डेल्टा आर से डिनोट करते हैं। ए बी वेक्टर बोले या डेल्टा आर वेक्टर बोले, यही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, हमने r1 और r2 भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट है तो पोजीशन वेक्टर दोनों केस में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनाना चाहें तो यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करेंगे। ये क्या है कि OA, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लिख सकते हैं कि OA वेक्टर, OA इस ट्रायंगल में, OAB ट्रायंगल में, तो OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। यहां OA क्या है, R1 फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, प्लस AB क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इज इक्वल टू OB क्या है, फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर। तो यहां से हमें फॉर्मूला मिलता है कि डेल्टा आर यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन इज इक्वल टू इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1। R2 इधर है, R1 को उधर लेके जाइए। तो इस तरह से हमने देखा कि एक प्लेन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरह से उसके पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे R1 R2 का वैल्यू अगर रख के चेक करना चाहें तो क्या होगा, तो डेल्टा आर को लिखते हैं R2 माइनस R1, यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, तो डेल्टा आर जो हो जाएगा वो क्या होगा, R2 को हम लिख सकते हैं क्या, x2i कैप प्लस y2j कैप। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था अभी लिखना, माइनस R1 होगा, R1 तो R1 क्या लिखेंगे, x1i कैप प्लस y1j कैप। तो डेल्टा आर क्या आ गया, x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो हम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा एक्स क्या है, x2 माइनस x1, और डेल्टा वाई क्या है, y2 माइनस y1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें पता नहीं है कि A से B तक पार्टिकल सीधा ही गया है या क्या किसी और रास्ते से गया है।
तो मान लीजिए कि पार्टिकल ए से बी तक ऐसा गया होगा किसी कर्व पाथ को फॉलो करता हुआ। अगर पार्टिकल इस तरह से भी गया है ए से बी तक तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला सारा तो वैलिड है ही। अब यहां पे ये देखेंगे कि एक और आता है टर्म कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो याद रखना है कि अगर किसी प्लेन में किसी कर्व पाथ पर कोई पार्टिकल मोशन करता है तो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए या किसी पॉइंट के लिए जो मोशन का डायरेक्शन होता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो एक ही डायरेक्शन होता है दोनों। मोशन का डायरेक्शन का मतलब ही होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन उस पॉइंट के लिए, और वो कर्व पाथ के उस पॉइंट के टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। टेंजेंट मतलब जो एक ही पॉइंट पर टच करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे कोई पूछ रहा है वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। या यहाँ पे पूछ रहा है वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि वही क्या है, इस पॉइंट पर, कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट का डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। अब वेलोसिटी का भी एक कंपोनेंट इधर होगा Vx, और एक कंपोनेंट इधर होगा Vy जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहाँ के बाद हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख देंगे तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यहाँ से बनता है। बट वो सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे मैं खाली वेलोसिटी मेंशन कर देता हूँ कि अगर वेलोसिटी किसी पॉइंट पर v है तो उसको भी हम कंपोनेंट में तोड़ के Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप लिख सकते हैं। और सिमिलरली अगर किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का है मोशन इन प्लेन में, उसका भी एक एक्स कंपोनेंट हो सकता है, नॉन जीरो या जीरो भी हो सकता है। बट फॉर्मूला हम ऐसा बनाएंगे, जीरो रहेगा तो जीरो पुट कर देंगे। तो प्लेन में एक्सेलरेशन को भी हम दो कंपोनेंट में तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को एक्स आई प्लस वाई जे, और वेलोसिटी वी एक्स प्लस वी वाई, और एक्सेलरेशन ए एक्स प्लस ए वाई। तो इस तरह से हम कंपोनेंट में तोड़ के डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं मोशन इन प्लेन में। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन अ प्लेन। यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अगर सीधा जा रहा है तो हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर ये टेढ़े पाथ पे जा रहा है तो वेरिएबल वेलोसिटी ही होगा। एक्सेलरेशन वेरिएबल कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो हमें क्वेश्चन में देखना होगा। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा कि अगर हम मोशन इन प्लेन को स्टडी करते हैं और पार्टिकल अगर इस एक प्लेन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा, काइनेमेटिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फिर अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है तब हम कौन सा काइनेमेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन होगा, तो वो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखिए, जैसा कि स्ट्रेट लाइन मोशन में भी आपने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक ही काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, S इज इक्वल टू वी टी। प्लेन है तो प्लेन में हम S को भी आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं, V को भी हम 3i प्लस 4j कुछ भी हम लिख सकते हैं कंपोनेंट्स के टर्म में। तो मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए बस सिंगल एक फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, S इक्वल्स वी टी वेक्टर फॉर्म में। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सिंपल है। फोर्थ पॉइंट जो होगा वो है मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब ये कि किसी प्लेन में मोशन हो रहा है,
वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बट वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है यानी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जिस तरह से हम 3 काइनेमेटिक फॉर्मूला यूज करते थे स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, यहाँ पे भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम वही बेसिक 3 काइनेमेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है प्लेन में, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का 2 अप्रोच होता है। एक तो हम वेक्टर फॉर्म में ही इक्वेशन पूरा लिखें, यानी मोशन इन प्लेन को एक ही साथ लेके चलें, आई कैप जे कैप एक्स कंपोनेंट ऑफ मोशन और वाई कंपोनेंट ऑफ मोशन को एक ही इक्वेशन में लेके चलें। दूसरा तरीका होता है कि हम मोशन इन प्लेन को 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में यानी एक्स और वाई एक्सिस में ब्रेक कर दें और उसको फिर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन मोशन जैसा ट्रीट करें और अकॉर्डिंगली इक्वेशन सॉल्व करें। तो मैं दोनों तरीके से फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर सपोज कि हम मोशन प्लेन में हो रहा है और प्लेन में ही हम इक्वेशन लिख रहे हैं, हम कंपोनेंट्स को ब्रेक करके अलग अलग इक्वेशन नहीं बना रहे हैं, उस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो एक हो जाएगा S इज इक्वल टू वेक्टर U T प्लस हाफ वेक्टर AT स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं आप लोग, स्ट्रेट लाइन मोशन में भी यूज होता था। उसमें सिंस 2 ही डायरेक्शन होता था स्ट्रेट लाइन में, या तो प्लस या माइनस, तो इसलिए हम एरो वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते थे। U और A और S कब प्लस है कब माइनस है वो हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डाल देते थे। यहाँ पे क्या करना है कि S भी जो होगा आई जे के, U भी आई जे के, A भी आई जे के टर्म में होगा। अगर प्लेन में मोशन हुआ तो आई जे या आई के या जे के आएगा। 3 डायमेंशनल मोशन में भी ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं जिसमें आई जे और के तीनों आ सकता है। तो एक फॉर्मूला हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में S इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे V इक्वल्स U प्लस ए टी। और तीसरा फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखने में कोई मतलब उसका ज़्यादा नहीं बनता है क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये दोनों फॉर्मूला इसमें से अगर हम टाइम को निकाल के इस दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो वो फॉर्मूला वैसे भी आ जाता है, और उसमें V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS लिखना होता है। तो वेक्टर का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो उसको डॉट प्रोडक्ट में लिखना होता है, उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 फॉर्मूला जो है वो काफ़ी है। अगर हम मोशन इन प्लेन में आई जे यानी एक्स और वाई कंपोनेंट को एक साथ अगर हम लेके चलें तो आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया मोशन इन प्लेन का। दूसरा अप्रोच ये होता है कि हम मोशन हो रहा है प्लेन में, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है, तो मोशन प्लेन में हो रहा है बट उसका कंपोनेंट हम एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग सभी वेरिएबल्स का, सभी क्वांटिटीज का कंपोनेंट निकाल लें, इनिशियल वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, सभी वेरिएबल्स का अगर हम कंपोनेंट एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग निकाल के और उस मोशन इन प्लेन को 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन मोशन में ब्रेक कर दें तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उस केस में अगर हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ही ये फॉर्म है, एक्स इक्वल्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हो गया तो वहाँ पे फिर कोई वेक्टर फॉर्म का जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड यहाँ पे सब पुट किया हुआ है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो सकता है, वेक्टर होता तो नहीं कर सकते थे। अब अगर हम लिखें कि मोशन अलोंग वाई एक्सिस, देखिए इसको फिर से समझ लीजिए कि ये जो इक्वेशन है वो हमको अगर यू ए और वी वगैरह जो भी है उसको हम डायरेक्ट सपोज 3i प्लस 4j है एक्सेलरेशन, 5i प्लस 6j है डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्ट हम इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो अप्रोच है उसमें क्या करेंगे कि सपोज अगर एक्सेलरेशन जो है वो
3i प्लस 4j है, तो ax जो है वो 3 हो गया, ay 4 हो गया। तो ax एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का सारा x कंपोनेंट इसमें हम डाल के सॉल्व करेंगे, y कंपोनेंट इसमें डाल के सॉल्व करेंगे। और फाइनली जिस तरह से हम एक प्लेन मोशन इन प्लेन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, तो कभी भी फिर उसको कंबाइन करके भी फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, है ना। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन हो रहा है तो इस तरीके से हम या तो डायरेक्ट या फिर ब्रेक करके स्ट्रेट लाइन मोशन बना के इस तरह से काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। जिस तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन में हम 3 बेसिक फॉर्मूला यूज करते थे, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो होगा वो पॉइंट ये है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तब क्या करेंगे। तो जैसा स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने किया था कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये 3 फॉर्मूला जो बेसिक है वो अप्लाई नहीं कर सकते, और जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला था v इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी और a इक्वल्स डी वी बाई डी टी वही यूज कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो इसका हम नाम देंगे मोशन इन प्लेन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। देखिए, मोशन इन प्लेन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम मोशन इन प्लेन को 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करके सॉल्व करना ही कन्वीनियंट होता है, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो जिस तरीके से वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में हम एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, dv अपॉन dt या v dv अपॉन dx। सिमिलरली वेलोसिटी का फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, dx अपॉन dt। तो ये तो सिंपल होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे मोशन इन प्लेन में जब हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा ax आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ax को हम लिख सकते हैं dvx अपॉन dt आई कैप प्लस dvy अपॉन dt जे कैप। तो यहां से हम ये एक इसी फॉर्मूला को हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर स्ट्रेट लाइन मोशन मान के करें इस मोशन इन प्लेन को, तो हम क्या लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू dvx बाई dt और ay इज इक्वल टू dvy अपॉन dt, राइट। और अगर हम इस पूरा एक साथ नहीं लिखें इक्वेशन को, तो अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन इन स्ट्रेट लाइन अलोंग वाई एक्सिस निकाल देंगे पहले अलग करके, फिर बाद में कंबाइन कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। तो सिमिलरली अगर हमको वेलोसिटी है तो वेलोसिटी जो है वो उसको हम लिखते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग वाई एक्सिस तोड़ के अगर पढ़ना चाहेंगे तो वी एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी और वी वाई क्या होगा डी वाई बाय डी टी, है ना। इसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। काफ़ी सारा मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है इन सब चीज़ों को। यहाँ पे तो हम केवल कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला कर रहे हैं। तो याद रखिए
कि जब मोशन इन प्लेन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो हम वो s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वो v इक्वल्स यू प्लस ए टी वाला कोई भी फॉर्मूला, वो 3 जो बेसिक होता है उसको यूज नहीं कर सकते वेरिएबल एक्सेलरेशन में। बट एक्सेलरेशन जो है वो dv बाई डी टी और वेलोसिटी dx बाई डी टी, ये तो कभी भी हम यूज कर सकते हैं, चाहे मोशन कैसा भी हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, कहीं पे भी। तो यही वाला अप्रोच लगा के हम मोशन इन प्लेन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। या तो हम पूरे इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे आई जे के टर्म में, या हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस में 2 स्ट्रेट लाइन मोशन तोड़ेंगे और फिर अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। तो ये था आपको मोशन इन प्लेन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब ये टॉपिक तो छोटा है मोशन इन प्लेन, इसी का पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, तो वो तो आगे पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है पॉइंट 6, इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्राइजेक्टरी। तो मोशन इन प्लेन में पाथ का इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है उसमें एक्स और वाई का रिलेशन इस तरह से है कि पार्टिकल का मोशन इस तरह से हो रहा है। तो यही पाथ हो गया, ये एक्स वाई प्लेन है और ये पार्टिकल का मोशन का पाथ है। इस पाथ पर कहीं भी टेंजेंट डालेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा, कहीं भी टेंजेंट डालेंगे तो मोशन का डायरेक्शन भी बताएगा। अब इस पाथ का इक्वेशन का क्या मतलब होता है? तो इस पाथ का इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई का एक ऐसा डायरेक्ट रिलेशन जिसमें कोई और तीसरा वेरिएबल ना हो, केवल एक्स और वाई हो और कांस्टेंट हो, कोई वेरिएबल ना हो, और वो इक्वेशन इस पाथ के हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे। इस पाथ के किसी भी पॉइंट को उस इक्वेशन में डाल दें तो इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्रैजेक्टरी निकालने का तरीका क्या होता है कि एक्स और वाई का डायरेक्ट रिलेशन निकाल दीजिए और उसमें उस रिलेशन में उस इक्वेशन में कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 2t और y इज इक्वल टू दिया है 4t²। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है कि x और y का एलोंग जो मोशन है पार्टिकल का प्लेन में वो टाइम पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है। और बताइए कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी या पाथ क्या होगा। तो क्या करेंगे कि हमको क्या करना है, पाथ का इक्वेशन निकालने के लिए x और y में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए जिसमें कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो इसमें से टाइम को एलिमिनेट करके दोनों को और एक्स वाई का रिलेशन निकाल देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर देखेंगे तो t आ जाएगा x/2 और इस t को इसमें डाल देते हैं तो y क्या हो जाएगा 4 इंटू टी के जगह पे x/2 रख दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू 4 इंटू x²/2, x²/4 होगा। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू x² आ गया। ये x और y का देखिए डायरेक्ट रिलेशन मिल गया जिसमें और कोई वेरिएबल नहीं है। तो यही है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और सिंस ये जो x और y का रिलेशन वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए एक पैराबोला होगा, है ना। और पैराबोला का प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, x का एक वैल्यू के लिए, x का 2 वैल्यू के लिए, y का एक ही वैल्यू होगा तो इस पार्ट में भी जाएगा। लेकिन ग्राफ में क्या है कि कोई इक्वेशन का कोई भी पार्ट हो सकता है ग्राफ में आए, पाथ में आए। तो ये जो इसका पाथ है उसका इक्वेशन होगा y = x²। तो समझ में आ गया होगा आपको कि इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्रैजेक्टरी कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ और डिस्कस करते हैं कि अगर पार्टिकल का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है तो इक्वेशन कैसा होगा, अगर वो पैराबोला है तो इक्वेशन कैसा होगा, सर्कल है तो इक्वेशन कैसा होगा, एलिप्स है तो इक्वेशन कैसा होगा। तो मैं डिफरेंट जो पाथ का शेप होता है उसके लिए जो इक्वेशन होता है बेसिक वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि स्ट्रेट लाइन के लिए
स्ट्रेट लाइन के लिए क्या क्या फॉर्मेट हो सकता है, तो y इज इक्वल टू के एक्स टाइप का हो सकता है, y इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जितना भी एक्स वाई का लीनियर इक्वेशन होगा सब स्ट्रेट लाइन होगा। x इज इक्वल टू माइनस के वाई ऐसा भी हो सकता है, या y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस बी। जितने भी तरह का लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर रिलेशन होगा x और y के बीच, सब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आता है पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन कैसा होगा, अगर किसी पार्टिकल का किसी प्लेन में जो पाथ है मोशन का वो पैराबोला है, वो हम कैसे पता करेंगे, तो पैराबोला के लिए x और y का रिलेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होना चाहिए। मतलब ये कि x और y में से किसी एक का मैक्सिमम पावर इक्वेशन में 1 और किसी दूसरे का 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सारा का सारा क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है। बहुत सारे फॉर्मेट में हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस x में कुछ कर दे x माइनस 4 का स्क्वायर, कैसा भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो पैराबोला होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद जो तीसरा कॉमन यूज होता है फिजिक्स में वो होता है सर्कल। तो सर्कल का बेसिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी आर स्क्वायर, या एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू के। ये सारा जो फॉर्मेट होता है वो होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, एलिप्स का अगर देखें तो एलिप्स में ये एलिप्स ऑलमोस्ट सर्कल जैसा ही होता है। सर्कल एलिप्स के इक्वेशन को ही अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो सर्कल बनता है, और सर्कल के इक्वेशन को थोड़ा चेंज करते हैं तो एलिप्स बन जाता है। देखिए ये है सर्कल का इक्वेशन, इसमें दोनों का डिनोमिनेटर जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे जो है 1 है। अगर ये ऐसा ना हो, ये सपोज हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो ये एलिप्स हो जाएगा। सिमिलरली ये अगर हो x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो वो भी एक एलिप्स हो गया, है ना। तो ये 4 चीज़ देखा। एक और कॉमन हमें मिलता है फिजिक्स में, वो मिलता है हाइपरबोला। तो हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है एक्स और वाई का रिलेशन वो इस तरह का होता है, y इज इक्वल टू 1/x या y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स का इस टाइप का रिलेशन जो होता है उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो और भी काफ़ी सारा फॉर्मेट होता है इस इक्वेशन रिलेशन का सभी के लिए। मैथमेटिक्स में तो काफ़ी ये डिटेल चैप्टर है, तो आप एक बार किसी बुक से फॉर्मूला या मैथमेटिक्स से या फिजिक्स में कहीं पे फॉर्मूला दिया हुआ है तो एक बार उसको पढ़िए कि किस किस फॉर्मेट में फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए। तो ये लास्ट टॉपिक था मोशन इन प्लेन का। बेसिक फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व करके बताऊंगा, उसके बाद काफ़ी आसान हो जाएगा ये चैप्टर आपके लिए।